जनमंच सभागार में भारत सरकार की नमस्ते योजना के अंतर्गत सफाई मित्रों की कार्यशाला का हुआ आयोजन। आपको बता दें, नगरायुक्त संजय चौहान ने सीवर और सेप्टिक टैंक की सफाई करने वाले सफाई मित्रों से कहा कि वे सफाई करते समय सुरक्षा मानकों का पूर्ण ध्यान रखें। उन्होंने सीवर व सेप्टिक टैंक की सफाई प्रशिक्षित लोगों के माध्यम से कराने तथा सफाई कार्य में मशीनों की उपयोग पर जोर दिया। नगरायुक्त संजय चौहान गुरुवार शाम 5 बजे जनमंच सभागार में भारत सरकार की नमस्ते योजना के अंतर्गत सीवर व सेप्टिक टैंकों की सफाई करने वाले सफाई मित्रों की कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने सफाई मित्रों के कार्य की सराहना करते हुए कहा कि जो कार्य उनके द्वारा किया जा रहा है वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। नगरायुक्त ने सफाई मित्रों को बताया कि उनके लिए सरकार की विभिन्न योजनाओं के तहत मामूली दरों पर ऋण उपलब्ध है। उन्हें अपने कार्य को और अधिक सुचारू ढंग से करने के लिए उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बताया कि शहर में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत 135 MLD के ट्रीटमेंट प्लांट का कार्य पूरा हो जाने पर शहर की अधिकांश सीवर समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जनपद में आगामी त्योहार लोहड़ी, बसंत पंचमी एवं मकर संक्रांति के दृष्टिगत पुलिस चला रही चाइनीज मांझे के विरुद्ध अभियान SP देहात ने दी जानकारी। आपको बता दें, वर्ष 2024 में बसंत पंचमी के दिन चाइनीज मांझे के कारण दर्दनाक हादसे जनपद सहारनपुर में हुए थे। इसके दृष्टिगत पुलिस आगामी त्योहार लोहड़ी, मकर संक्रांति एवं बसंत पंचमी पर चाइनीज मांझे से होने वाली पतंगबाजी को लेकर अलर्ट है। गुरुवार दोपहर 3 बजे SP देहात सागर जैन ने बताया कि पुलिस द्वारा जगह जगह अभियान चलाया जा रहा है। साथ ही साथ लोगों को चाइनीज मांझे का इस्तेमाल न करने की अपील की जा रही है। सर, आगामी त्योहार है कई जिनमें पतंगबाजी को लेकर भी खूब रौनक रहती है। सहारनपुर में भी किस प्रकार से चाइनीज मांझे को लेकर अभियान सर चलाया जा रहा है, बॉर्डर पे किस तरह निगरानी की जा रही है, क्योंकि लगातार हर साल देखने को मिलता है कोई ना कोई घटना जो है सहारनपुर में भी घटती है। आगामी लोहड़ी एवं मकर संक्रांति के परिप्रेक्ष्य में जनपद सहारनपुर में 10 दिवस का विशेष अभियान चालू किया है चाइनीज मांझा की बिक्री को रोकने के लिए, जो कि 8 जनवरी से शुरू है। इसमें सभी थानों को की मीटिंग लेकर यह बताया गया है कि जितने भी स्थान जहां पर अवैध मांझे की बिक्री होती है वहां पर अपने क्षेत्र में सभी गोपनीय तरीके से एवं चेकिंग के माध्यम से चेक कराएंगे और जो भी चाइनीज मांझा बेचते हुए पाया जाता है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जो हमारी बॉर्डर जो जनपद सहारनपुर की बॉर्डर लगती है उत्तराखंड एवं हरियाणा से, वहां पर भी समय समय पर चेकिंग की जा रही है और इसमें हम लोग मैनुअल इंटेलिजेंस भी आसपास के लोगों से भी सहयोग प्राप्त कर रहे हैं कि वो हमें बताएं कि आसपास के जो लोग हैं कि कहां पर इस तरह की बिक्री हो रही है और उनकी मदद से भी ये आगे अभियान चलाया जाएगा और अगले 10 दिन तक ये अभियान चलेगा। तो विक्रेता जो है सर, उन्हें किस प्रकार की गाइडलाइन दी जा रही है? क्या उनसे कोई मीटिंग किसी प्रकार की थाना स्तर पर कराई जा रही है या शासन स्तर पर या जिला प्रशासन? जी बिल्कुल, सभी क्षेत्राधिकारियों को भी मीटिंग लेकर ये बता दिया है कि अपने अपने थानों पर वो जो भी इस तरह की पतंग का सामान बेचते हैं और मांझे बेचते हैं उनकी मीटिंग लेकर ये अलग साफ तौर पर बता दें कि किसी भी तरह का अवैध चाइनीज मांझा अगर उनकी दुकान पर बिकता हुआ पाया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही उनको हमने इंटेलिजेंस इनपुट देने के लिए भी प्रोत्साहित किया है और हमें वो सूचना दें कि इस तरह की कोई बिक्री कर रहा है तो पुलिस उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की। ग्राहक ये मांग करते हैं उनके लिए क्या अपील करेंगे? कई दुकानों पर देखा जाता है, कहते हैं दुकानदारी ग्राहक जबरदस्ती नहीं हुआ। जी, आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि इस तरह का जो अवैध चाइनीज मांझा है उसका इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इससे हर साल हम लोग न्यूज में देखते हैं कि जनहानि होती है, साथ ही जो पक्षी हैं जो कि उनके लिए भी ये नुकसानदायक है, पर्यावरण के लिए भी नुकसानदायक है। तो इसका सभी तरह से जो है सभी लोगों को बॉयकॉट करना होगा एक साथ मिलकर, तभी इसकी बिक्री रुकेगी। तो सभी से अपील है कि इसका यूज ना करें। कलेक्ट्रेट में ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के पत्रकार की हत्या के विरोध में किया प्रदर्शन, दी जानकारी। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन के सभी पत्रकार कलेक्ट्रेट स्थित जिलाधिकारी कार्यालय के बाहर एकत्रित हुए। ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या के विरोध में जोरदार प्रदर्शन करते हुए संबंधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। इस दौरान ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा एवं पीड़ित परिवार के लिए 5 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की मांग रखी। पत्रकारों के लगातार बढ़ रहे उत्पीड़न को लेकर आज ग्रामीण पत्रकार एसोसिएशन ने माननीय जिलाध्यक्ष आलोक तनेजा के आदेश के बाद आज ज्ञापन दिया है, क्योंकि आलोक तनेजा जी का ये पहला जनपद में ऐसा ज्ञापन है उनकी बिना अनुपस्थिति दिया गया, क्योंकि उनकी तबीयत खराब थी। अब सभी साथियों ने मिलकर पूरे जनपद में हर तहसील पे
और जिला मुख्यालय पे एक साथ ज्ञापन दिया गया है। पत्रकारों के बढ़ रहे उत्पीड़न को लेकर पत्रकारों में भारी रोष है और महान मुहिम के नाम एक ज्ञापन दिया गया है जिससे पत्रकारों के उत्पीड़न को रोका जा सके। क्या मांग की? मांग की गई है कि उसे मृतक के परिवार को 5 करोड़ रुपये मिलने चाहिए और हत्यारों को, जो उन्हें हत्या आरोपी हैं, उन्हें फांसी की सजा मिलनी चाहिए। इस मांग को लेकर ज्ञापन दिया गया है। ज्ञापन दिया गया है? आज महामहिम राष्ट्रपति जी के नाम एक ज्ञापन दिया गया है। जो हमारे एक पत्रकार थे मध्य प्रदेश में, उनकी निर्मम हत्या की गई है। भाई अगर कैसे अपना काम करे, पत्रकार निष्पक्ष होकर अपना काम कर रहा है, लेकिन अगर वो काम करता है तो ठेकेदार के द्वारा उसकी हत्या की गई है, तो सरकार उसको, परिवार को उचित मुआवजा दे और उनकी सुरक्षा की जाए, पत्रकारों की सुरक्षा की जाए। ये आज हमारी मांग थी। आशियाना कॉलोनी बाउंड्री वॉल के पास पेड़ से लटका मिला एक व्यक्ति का शव मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी। आपको बता दें, थाना गागलेडी क्षेत्र अंतर्गत आशियाना कॉलोनी बाउंड्री वॉल के पास पेड़ से एक व्यक्ति का शव लटका मिला, जिसकी सूचना स्थानीय लोगों ने थाना गागलेडी पुलिस टीम को दी। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भिजवा दिया है। पूरे मामले की जांच की जा रही है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। सर, एक शव मिला है गागलेडी क्षेत्र में, बताया जा रहा है कुछ चपरासी हैं, बीते 4 महीने से वहां पर काम कर रहे थे। क्या पूरा मामला है? किस प्रकार से इनका शव मिला है? क्या कोई संदिग्ध है? क्या आज सुबह थाना गागलेडी को सूचना प्राप्त हुई कि आशियाना कॉलोनी है, वहां पर एक बाउंड्री से जो वहां पर लगे हुए पेड़ हैं, वहां से पेड़ से लटका हुआ एक शव प्राप्त होने की सूचना मिलती है, जिस पर गागलेडी थाना पुलिस की टीम एवं फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचती है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया जाता है तथा जानकारी करने पर यह प्राप्त हुआ है कि ये जो व्यक्ति हैं, ये कुछ महीनों से वहां पर चौकीदारी का काम कर रहे थे। इनके परिजनों को सूचना दे दी गई है और उन्होंने ये भी बताया कि बीते कुछ समय से ये आर्थिक तंगी से जूझ रहे थे। इन्होंने कर्जा भी ले रखा था, जिसकी वजह से ये काफी परेशान रहते थे। अन्य बिंदुओं पर भी जांच की जा रही है, किस परिस्थितियों में इन्होंने ये कदम उठाया। जो भी तहरीर प्राप्त होती है उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या कोई हत्या के सर किसी प्रकार के सुराग मिले हैं या आत्महत्या लग रहा है? क्या प्रथम दृष्टया क्या लग रहा है? इसमें जो भी मृत्यु का कारण है वो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल जो भी उनकी वस्तु थी, उनका टॉर्च था, उनके जो चप्पल, जूते इत्यादि और जो भी उनके सामान थे, वो सभी इंटैक्ट हैं, वो सुरक्षित पाए गए हैं। तो अभी प्रथम दृष्टया आत्महत्या ही लग रहा है। बाकी मृत्यु का सही कारण पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के बाद ही क्लियर होगा। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदार को ग्राम दतौली राघड़ से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है। थाना कोतवाली देहात पुलिस ने गुरुवार शाम 5 बजे प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री करने वाले दुकानदार चिराग शर्मा को ग्राम दतौली राघड़ से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने मांझे की 10 बड़ी चरखी, 12 मांझे की छोटी चरखी बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक सुनील कुमार, हेड कांस्टेबल कपिल कुमार मौजूद रहे। शत्रुघ्न कॉलोनी में 2 घरों में अज्ञात चोरों ने दिया चोरी की घटना को अंजाम। मौके पर पहुंची पुलिस चोरों की तलाश में जुटी। आपको बता दें, थाना गागलेडी क्षेत्र स्थित शत्रुघ्न कॉलोनी में अज्ञात चोरों ने 2 घरों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। पीड़ित दोनों परिवारों ने थाना गागलेडी में तहरीर देकर चोरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। चोरों ने घर में रखा सामान एवं नकदी पर हाथ साफ कर लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है और चोरों की तलाश की जा रही है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे एसपी देहात सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। तो गागलेडी क्षेत्र में बीती रात को चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। क्या कुछ इसमें चोरी हुआ है सर? क्या बताया जा रहा है, किस प्रकार की चोरी हुई है? थाना गागलेडी को सूचना प्राप्त हुई कि बीती रात शत्रुघ्न कॉलोनी जो कैलाशपुर में है, वहां पर कुछ एक मकान जो कि जिसमें घर वाले सब बाहर गए हुए थे और मकान में ताला लगा हुआ था, तो कुछ अज्ञात चोरों द्वारा मकान का ताला तोड़कर वहां पर अलमारी में रखा हुआ सामान इधर उधर करके और जो 40-50 हजार रुपए के आसपास वहां से चोरी करके ले गए हैं। साथ ही एक लगा हुआ घर है जो उस घर से बगल में है, वहां पर भी सिमिलर किस्म की वारदात है। वहां भी ताला तोड़कर उन्होंने ये घटना की है। तो 2 घरों में ये वारदात हुई है, जिसमें कि थाना गागलेडी पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है और इसमें आसपास के कैमरेज भी देखे जा रहे हैं
और बीते जो एक दिन पहले सिमिलर किस्म की वारदात हुई थी शत्रुघ्न कॉलोनी में, जिसमें कि डकैती डाली गई थी घर में। वहां पर 2 व्यक्तियों को मौके से ही पकड़ लिया तथा अन्य 3-4 लोगों के नाम प्रकाश में आए थे। सिमिलर टाइप की घटना अगले दिन घटी है, बट ये चोरी की है और ये बंद घर में घटी हुई है। दोनों अलग अलग घटनाएं हैं, इन पर काम चल रहा है अलग अलग टीम्स द्वारा और शीघ्र ही दोनों घटनाओं का सकुशल अनावरण किया जाएगा। गांव मोहिद्दीनपुर में 3 अज्ञात लुटेरों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना को दिया अंजाम, पुलिस ने अभियोग किया पंजीकृत। आपको बता दें, थाना जनकपुरी क्षेत्र स्थित गांव मोहिद्दीनपुर में 3 अज्ञात लुटेरों ने एक व्यक्ति से लूट की घटना को अंजाम दिया और मौके से फरार हो गए। पीड़ित ने थाना जनकपुरी पर तहरीर देकर लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने पीड़ित की तहरीर के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई शुरू कर दी है। गुरुवार दोपहर 3:30 बजे एसपी सागर जैन ने पुलिस लाइन स्थित कार्यालय से संबंधित जानकारी दी। सर, जनकपुरी क्षेत्र में बीती रात कुछ बदमाशों ने लूट की घटना को अंजाम दिया। सर, क्या कुछ पूरा मामला है, क्या उसमें लूटा गया है और किस प्रकार से घटना को अंजाम दिया है? कल देर रात्रि थाना जनकपुरी को सूचना प्राप्त होती है कि एक व्यक्ति अपने गांव मोहिद्दीनपुर जा रहा था अपनी इलेक्ट्रॉनिक मोटरसाइकिल पर। गांव से कुछ ही दूर 400-500 मीटर दूर जब वह पहुंचे तो 3 अज्ञात बदमाश जो ईख के खेत के पास घात लगाए खड़े हुए थे, उन्होंने उनकी मोटरसाइकिल रोककर और उन्हें खेत की तरफ ले गए और वहां पे लूटपाट की घटना की है, जिसमें कि उनके 41,400 रुपए लूट कर वहां से ले गए हैं और उनके हाथ बांधकर उन्हें खेत में ही छोड़कर वहां से फरार हो गए थे। इसमें वादी की तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। आसपास के कैमरे देखे जा रहे हैं एवं मैनुअल इंटेलिजेंस के माध्यम से कुछ संदिग्धों को से पूछताछ की जा रही है। में 2 टीम्स का गठन कर लिया गया है और इसमें सर्विलांस टीम भी काम कर रही है। शीघ्र ही जो भी घटना में शामिल अभियुक्त गण है उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी और घटना का अनावरण किया जाएगा। दीवानी न्यायालय में पहुंचे नगीना सांसद ने भाजपा सरकार पर बोला हमला, कहा यूपी में जंगल राज, पाप धोने वाले जाएंगे कुंभ। आपको बता दें, गुरुवार दोपहर 3 बजे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद दीवानी न्यायालय में पेशी पर पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने भाजपा सरकार पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि यदि सरकार से बुनियादी सुविधाओं, रोजगार और लोगों के मकानों को लेकर सवाल पूछोगे तो उनके पास कोई जवाब नहीं होता। वह कहते हैं कि सरकार जब करने पर आती है तो बड़ा बदलाव कर सकती है। कोर्ट के बाद कर लेना, कोर्ट के बाद कर लेना भैया। 1:30 बजे लंच हो जाएगा, ये सोच रहा हूँ एक बार हाजिरी दे आऊँ, उसके बाद आराम से 5-6 मिनट बात कर लेना। चलो अच्छा ठीक है, कर लो सही से कर लो भाई, आराम से चलो 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 नीचे को कर लो, नीचे कर लो भाई, आगे से लगाओ। अरे पूछो यार, पूछो यार, सांसद महोदय, कुंभ मेले को लेकर लगातार जो अखिलेश यादव की बयानबाजी कर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि कुंभ में लोग 3 काम के लिए जाते हैं, पाप हटाने के लिए, पुण्य कमाने के लिए और दान करने के लिए। आजाद समाज पार्टी क्या तैयारी है कुंभ मेले के लिए, क्योंकि सरकार भी लगातार हमलावर है अपने पार्टी को। जिस काम को सरकार से कोई और सवाल आप पूछोगे, रोजगार को लेके, बुनियादी सुविधाओं को लेके, लोगों के मकान के लेके, रोटी कपड़ा के लेके, सरकार पर जवाब नहीं। सरकार कहती है 1 दिन में कुछ नहीं होता, लेकिन हमने देखा कि 6 महीने में रेत पे एक बहुत बड़ा शहर बनते हम लोगों ने देखा। जब सरकार करने पे आती सब कुछ हो जाता है। तो जिस विचारधारा की सरकार अपना काम कर रही है, जब सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, हम उसमें क्या कहें। किसी को पाप धोने हैं, किसी ने पाप किया वो चला जाए, कोई बताता है जो पाप करता है। आपने कोई भी पाप किया तो आप बता दोगे किसी को कि आपने पाप किए। मेरा ये कहना है, हम इस देश में उन लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान बुनियादी सुविधा और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं जिनको हजारों साल तक जाति धर्म संप्रदाय के नाम पर अपमानित किया गया। और जहां एडमिनिस्ट्रेशन, कई बार मीडिया, पुलिस और जुडिशरी भी एक तरफा खड़ी दिखाई देती है, उन कमजोर वर्गों की लड़ाई हम लोग लड़ने काम करें जिनको आजादी के इतने दिनों बाद भी इज्जत की जिंदगी नहीं मिली। संभल में हिंसा हुई थी 1978 में, उसकी फाइल दोबारा खोली जा रही है 47 साल के बाद। क्या कहेंगे इस पर? 7 दिन में रिपोर्ट मांगी है सरकार ने, लगातार मंदिर मठ खोजों का अभियान चलाया जा रहा है, क्या कहेंगे इस पर? और मैं फिर यही कहूंगा कि जिनका एजेंडा ही बांट कर हो या जिनका चुनावी एजेंडा ही जो है वो हिंदू मुसलमान के आधार पर, उनसे क्या उम्मीद कर सकते हो? नौजवान रोजगार के लिए कहेगा तो लाठी लगेगी। 1 करोड़ 80 लाख रुपए की बड़ी डकैती दिन दहाड़े,
यही मुजफ्फरनगर में मैं गया था, पीट पीट के मार दिया सनी को, बागपत के नौजवान को 3 साल न्याय नहीं मिला, उसने जाके पार्लियामेंट के सामने आग लगा ली। और अभी मौर्य जी को पुलिस ने पीट पीट के मार दिया। क्या सुनना चाहते हो मुझसे? उत्तर प्रदेश में तो जंगल राज है, उस पर क्या सुनना चाहते हो मुझसे कि मैं मुख्यमंत्री जो तानाशाही रवैये के अब जो मन में आ रहा कर रहे हैं उस पर पीठ थपथपाऊं उनकी? या सच बताऊं कि उत्तर प्रदेश में मेरे जैसा आदमी जिसने गोली खाई है, क्या क्या कह सकते हैं? किसकी जान कब कहाँ चली जाए? सदन में बात रखना चाहते हैं आपको जो है पूरा समय नहीं मिल पाता, उसका कारण क्या है सर? आपके आप पूछ के, की आवाज है सर, आप पूछ के बताओ। मैं तो अपनी कोशिश करता हूँ कि मौका मिल जाए। दिल्ली चुनाव में आजाद समाज पार्टी का क्या स्टैंड? हाँ, मजबूती से लड़ रही है। दिल्ली की स्टेट की टीम ने जो तय किया है, कितनी सीटों पर लड़ा जाएगा? मैं अभी आज नहीं कह सकता, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि लड़ रही है, क्योंकि कल मेरी बात हुई थी। हम मिल्कीपुर भी लड़ रहे हैं और हम लोग दिल्ली का चुनाव भी लड़ रहे हैं। 2027 के लिए क्या स्टैंड है? आजम खान से नजदीक या कहीं ना कहीं मुश्किलें बढ़ा रही हैं और लोगों की? किसी को परेशानी है किस बात से? ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर अच्छे लोग मिलकर लड़ेंगे तो इससे फायदा होगा। और ये एक ऐसा समीकरण है कमजोरों का, ये जुड़ेंगे तभी भाजपा को रोका जाए, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। लगभग कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे आजाद समाज पार्टी 2027 की? मिल्कीपुर में तो एक ही उस पर है, तो मिल्कीपुर का लड़ने, फिर जिला पंचायत लड़ने, फिर उसके बाद बताएंगे। दिल्ली रोड स्थित भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष पद एवं प्रांतीय परिषद सदस्य चुनाव के लिए किए गए नामांकन। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय दिल्ली रोड पर जिला अध्यक्ष पद एवं प्रांतीय परिषद सदस्य चुनाव के लिए नामांकन गुरुवार शाम 5 बजे तक किए गए, जिसमें जिले के सभी पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। जिसमें जिला अध्यक्ष नामांकन के लिए 74 व प्रांतीय परिषद सदस्य के लिए 34 नामांकन हुए। नामांकन जिला पर्यवेक्षक प्रभाष शंकर पांडे के द्वारा लिए गए, जिसमें उन्होंने बहुत ही सरलता से सभी के नामांकन कराए और सभी को वह अपने साथ लेकर गए, जिसमें आगे चलकर उन नामांकनों में से जांच होगी और जो वे नाम शेष बचेंगे वह नाम प्रदेश को भेज दिए जाएंगे। देहरादून रोड स्थित रविदास छात्रावास में आयोजित हुआ संविधान बचाओ मंडलीय सम्मेलन दी जानकारी। आपको बता दें, आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर आरपी सिंह अंबेडकर ने कहा कि आज़ादी के 75 वर्ष बाद भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग अल्पसंख्यक समाज के लोगों को उनके संवैधानिक अधिकार और हक नहीं मिल पाए हैं। देहरादून रोड स्थित रविदास छात्रावास में गुरुवार दोपहर 3 बजे आयोजित संविधान बचाओ मंडलीय सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जाति द्वेष, दुराग्रह, भेदभाव के चलते संपूर्ण दलित समाज के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार हो रहा है। संविधान बचाओ सम्मेलन यहाँ संत शिरोमणि गुरु रविदास छात्रावास सहारनपुर में आयोजित किया गया है। इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूँ। मैं आरपी सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति, संस्थापक अध्यक्ष डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट सेकुलर समाज समिति DS4, और हमारे यहाँ संगठन के महिला विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठे हुए हैं, RLP के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, और हमारे वरिष्ठ सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता हमारे साधु राम जी अम्बेडकर, जो इस पूरे मंडल की कमान देखते हैं। और ये आज का कार्यक्रम हमारे बटाला जी हैं जो जिला सचिव हैं, हमारे विजयपाल सिंह जी हैं, हमारे इंसम सिंह जी हैं, और हमारे तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर इस मंडलीय सम्मेलन में उपस्थित हुए हैं। तो इस मंडलीय सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य ये है कि आज संविधान के ऊपर जो कुछ सिरफिरे लोग संविधान हटाने की बात करते हैं, संविधान को बदलने की बात करते हैं, तो ऐसी ताकतों के खिलाफ ये हमारा आंदोलन है कि संविधान पे किसी भी तरह की आँच आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति और डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट समाज समिति किसी भी तरह की आँच आने नहीं देगी, क्योंकि इस संविधान के माध्यम से ही हमारे देश का और हमारे देश के नागरिकों का मान सम्मान और हमारे देश की एकता सुरक्षित है। हमारे देश की अखंडता अगर आज कायम है तो भारत के संविधान से संभव हुई है। और देश के वंचितों को, जो संविधान लागू होने से पहले नारकीय जीवन भोग रहे थे, जिनके ऊपर ये कहा गया था कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, आज इसी संविधान की वजह से जिनको शिक्षा से वंचित कर दिया गया था, जिन्हें समानता के अधिकार से वंचित कर दिया गया था, जिन्हें बराबर में बैठने की मनाही थी, जिन्हें आगे बढ़ने की मनाही थी, है कि आज महिलाएं किसी भी पद प्रतिष्ठा में जा सकते हैं, जिन पद प्रतिष्ठा में पुरुष जा सकते हैं, जिन पदों पे हमारी आज देखिए बहन द्रौपदी मुर्मू जी देश की राष्ट्रपति हैं, हमारे देश के कई सूबों में मुख्यमंत्री महिलाएं हैं, तो ये केवल भारतीय संविधान से संभव हो पाया है। आज अगर उच्च पदों पे वंचित वर्गों के लोग
आरक्षित वर्गों के लोग, बहुजन समाज के लोग और सभी जातियों वर्गों के धर्म के लोग अगर आज सम्मान के साथ इस देश के अंदर जी रहे हैं तो केवल और केवल संविधान, भारत के संविधान की बदौलत ऐसा संभव हो पाया है। आज अगर अल्पसंख्यक समाज के वर्गों का अधिकार सुरक्षित है, सम्मान सुरक्षित है, चाहे वो मुस्लिम समाज के हों, चाहे वो सिख समाज के हों, चाहे वो क्रिश्चियन हो, फारसी हो, चाहे वो कोई भी समाज के लोग हों, आज सबके सम्मान यहाँ सुरक्षित है, सबके अधिकार सुरक्षित हैं। और इसीलिए भारत की एकता और अखंडता को कायम रखने के लिए, देश में भाईचारा स्थापित करने के लिए, समानता का अधिकार सबको दिलाने के लिए ये संविधान बचाओ महासम्मेलन किया जा रहा है।